कहता है कि बुढ़ाओ, अगर तुम इतने ही ज्यादा ताकतवर हो तो आखिर तुम वहाँ पर फ्रीज कैसे हो गए। जो सुनकर गुली किन्मू को अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि आज से कई अरसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर डाजू कॉन्टिनेंट को सर्च करने के लिए आया हुआ था। तब हम इस टेंपल के अंदर पहुंचे जहाँ पर मेरे डिसाइपल्स को एक ड्रैगन बीट मिला। वो ड्रैगन बीट एक पावरफुल ट्रेजर होने के साथ साथ काफी जरा इवल दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने उसे पकड़कर यहाँ से हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो एक ओल्ड ड्रैगन क्वीन का ड्रैगन बीट था। इसलिए मैंने जैसे उसे हाथ लगाया अचानक वो एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से उसने मेरे सारे के सारे डिसाइपल्स का ब्लड एसेंस पूरी तरीके से सोख लिया। मेरे डिसाइपल्स मौके पर ही मारे गए, जबकि मैं भी यहाँ पर पिछले 200 साल से फ्रीज होकर पड़ा हुआ हूँ। जो सुनकर फेरी फॉक्स कहती है, पिछले 200 साल से तुमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर जिंदा हो। किन्मू, क्या तुम्हें उसकी बातों पर यकीन आ रहा है? जो सुनकर किन्मू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये सीनियर कह तो बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि यहाँ पर इस सीनियर के डिसाइपल्स के स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। साथ ही साथ किन्मू यहाँ पर उस सीनियर की तरफ देखकर सवाल करते हुए कहता है कि वैसे मुझे बात समझ नहीं आई, तुम्हारा एक हाथ तो साइज से बाहर है, जिसके हाथ में ये फॉरबिडन फ्लैग क्यों है? जो सुनकर गुली किन्मू को जवाब देते हुए कहता है कि फ्रोजन होने से पहले मैंने अपनी इस ट्रेजर को फौरन बाहर निकाल लिया था। मैं इस हाथ का इस्तेमाल करना चाहता था अपनी तलवार को पकड़ने के लिए, लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। अब यंग मैन, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी, मुझे यहाँ से आजाद करवाओ। अगर तुमने इस ड्रैगन के स्केलेटन पर हमला करके उसे खत्म कर दिया तो ये ड्रैगन बीड मुझे दोबारा से सील नहीं कर पाएगी। जो सुनकर किन्मू जवाब देते हुए कहता है कि अभी तो मैंने बस मुश्किल से अपना स्पिरिट एम्ब्रियो अवेकन करा है, भला मैं इतनी आसानी के साथ एक ड्रैगन गॉड की स्पिरिट को कैसे कट कर सकता हूँ? फिलहाल के लिए मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं। जो सुनकर गुली दूसरी तरफ किन्मू को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, मेरी ये सोड बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि स्पेशली यान किंग ने हमारे लिए बनवाई थी। इसको बनाने के लिए हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह की टोटल 4 तलवारें तब के टाइम बनाई गई थी, जो कि कोर्ट के मेंबर्स को दी गई ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए यान किंग का साथ दे सके। इस वक्त जिस सोड को तुम देख पा रहे हो, ये कोई भी मामूली सोड नहीं, बल्कि इसे कहते हैं ये पिन सोड, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। किन्मू ये सुनकर एक्साइटेड होकर सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी ये पिन सोड मेरी इस मैजिकल स्टाफ से भी ज्यादा ताकतवर है? जो बात तो गुली को गुस्सा दिला चुकी, वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम इस मामूली मैजिकल स्टाफ को इस मेरी ये पिन सोड के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते भी हो कि ये कितना ज्यादा कीमती ट्रेजर है? चलो तुम खुद ही देख लो। जो कहती है गुली ने अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए बस मामूली से उस सोड को आइस से बाहर निकाल दिया, और किन्मू के पास बस सिर्फ यही एक मौका था अपनी सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उस ये पिन सोड को पकड़ने के लिए, जिस मौके को वो ना गवाते हुए फन से उस सोड को पकड़कर अपने पास ले आता है। ये देखकर तो गुली काफी ज्यादा खुश हो गया। वो किन्मू से कहता है कि चलो अब इस ये पिन सोड का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन बोन्स को काट डालो। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्मू भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो अपने सिल्क थ्रेड्स का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन स्केलेटन पर हमला करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके अटैक सारे ड्रैगन स्केलेटन के आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन ड्रैगन स्केलेटन को हिट नहीं कर रहे। जो देखकर तो गुली को गुस्सा आने लगा, लेकिन असल में ये सब कुछ किन्मू जानबूझकर कर रहा था। उसका कोई इरादा नहीं इस ड्रैगन स्केलेटन को तोड़ने का। इवन की किन्मू के आड़े टेढ़े अटैक तो यहाँ पर गुली को भी जाकर लग सकते थे, इसलिए हम देखते हैं कि व्हाइट फेरी फॉक्स तो उस पर हंसने लगी, जबकि गुली भी कैसे तैसे खुद के गुस्से पर काबू रखते हुए किन्मू से कहता है कि आखिर ये किस तरह की बेकार स्वॉर्डमैनशिप्स है? क्या तुम्हें स्वॉर्ड चलाने नहीं आती? जो सुनकर किन्मू भी निराश होकर बैठते हुए कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी स्वॉर्ड टेक्निक सीखी ही नहीं। किन्मू तो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। जो सुनकर गुली किन्मू से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड टेक्निक सिखाता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ किन्मू से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी टेक्निक्स नहीं सीखनी। और ये कहती है किन्मू ने उस ये पिन सोड को अपने पास रख लिया। साथ ही साथ वो गुली को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मास्क ने मुझे बताया था कि वो मुझे एक बेहतरीन आदमी से मिलवाने वाले हैं, जो कि मुझे अच्छे स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक सिखाएगा, लेकिन अगर मैंने किसी और के बेकार स्वॉर्डमैन टेक्निक सीखे तो वो मास्टर मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो सुनकर गुली गुस्से में आते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें मालूम भी है कि पूरी की पूरी दुनिया में यान किंग स्टेट के स्वॉर्डमैनशिप सबसे ज्यादा कमाल के है? जो कहती है गुली ने किन्मू को बताना शुरू कर दिया था कि हमारे स्वॉर्ड्समैन टेक्निक इनविंसिबल है। आज से 200 साल पहले जब यान किंगडम बन रहा था तो हमारे एम्परर ने दुनिया भर के स्वॉर्ड स्किल्स वाले फाइटर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया, जिनकी टेक्निक्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन सारी टेक्निक्स को कंबाइन करते हुए सबसे परफेक्ट स्वॉर्ड्समैन स्किल्स बना दी गई, और वही स्वॉर्ड्समैन स्किल्स टेक्निक इस वक्त मेरे पास मौजूद है। जो सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ किन्मू भी शौक होते हुए कहता है कि क्या ये बात सच है? फिर तो यकीनन यान किंग नेशनल टीचर मास्टर गोली के पास यकीनन काफी ज्यादा बेहतरीन टेक्निक्स होगी, लेकिन अभी भी किन्मू उससे सीखना नहीं चाहता था, जिस पर गुली कैसे तैसे किन्मू की मिन्नतें करते हुए आखिरकार उसे सिखाने शुरू हो गया। किन्मू असल में ये सारी एक्टिंग सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि गुली उससे सबसे बेस्ट से बेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक सिखा दे, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होने लगा। जहाँ गुली किन्मू
को बता रहा था कि कैसे तुम अपने दिल का इस्तेमाल करते हुए सोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ फेरी फॉक्स को तो ये सारी बातें बोर कर रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद वो एक बड़े से धमाके की आवाज के साथ उठती है, जहाँ उठकर उसे देखने को मिलता है कि किन्मो ने वो सोर्समैन टेक्निक सीख ली थी, जिसे वो अपने फिल्म एलिमेंट के साथ कंबाइन करते और भी ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा था। ये सब देखकर सामने की तरफ मौजूद गुली को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो किन्मो से कह रहा था कि चलो अब जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। किन्मो गुली की ये बात सुनकर धीरे धीरे से उसी की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ दूसरी तरफ गुली अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मैं बेशक इसे जान से नहीं मारना चाहता, लेकिन चूंकि ये डाजू कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है इसलिए ये मेरा दुश्मन हुआ और मुझे इसे जान से मारना ही होगा, क्योंकि डाजू कॉन्टिनेंट्स वालों को तो गॉड्स ने भी छोड़ दिया और वो हमारे दुश्मन है। एक बार ये मुझे यहाँ से आजाद कर दे, उसके बाद सबसे पहले मैं इस लड़की की जान लूंगा और साथ ही साथ इसके मैजिकल स्टाफ को अपने एम्परर के पास गिफ्ट के तौर पर ले जाऊंगा। इस तरह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ उसके ये इविल थॉट्स किन्मो के उस मैजिकल स्टाफ को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं, जो देखकर फेरी फॉक्स किन्मो से कहती है कि आखिर तुम्हारा ये मैजिकल स्टाफ दोबारा से क्यों चमकने लगा, अब यहाँ पर इविल थॉट्स कहाँ से आए। जो सुनकर ऊपर की तरफ मौजूद गुली किन्मो से कहता है कि जरूर ये इविल थॉट इसी ड्रैगन स्केलेटन के होंगे, जल्दी से इसे डिस्ट्रॉय कर दो, ये तुम्हें अपने सामने नील करवाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ किन्मो कोई बेवकूफ नहीं था, बल्कि वो अब तक इस गुली को ही बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है। जहाँ वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि बुढ़ाओ अब चलो भी और सारा झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी की सारी सच्चाई जानता हूँ, मेरे पास भी दिमाग है। देखो ड्रैगन बीट यहाँ पर बेशक लोगों को मारकर उन्हें कॉर्प्स में बदल सकता है, लेकिन ड्रैगन बीट बिल्कुल भी ऐसी पावर नहीं रखता कि वो किसी को पूरी तरीके से स्केलेटन में बदल दे। यहाँ पर फिलहाल दो तरह की बॉडीज है, जिनमें से एक कॉर्प्स है और दूसरे स्केलेटन्स। जो सुनकर फेरी फॉक्स भी डरते डरते कहती है कि किन्मो अगर ड्रैगन बीट ने यहाँ पर इस आदमी के डिसाइपल्स को नहीं मारा तो इसका क्या मतलब, आखिर उनकी जान कैसे गई। ये सोचते हुए जैसे ही उस गोली की तरफ देखती है वो भी अब किन्मो की सारी बातें समझ गई थी। किन्मो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर आती मैंने आसपास की जगहों को एनालाइज करते हुए समझ लिया था कि जरूर जब इस गोली ने आगे की तरफ बढ़ते उस ड्रैगन बीट को पकड़ा होगा तो उस ड्रैगन बीट ने फौरन से इस गोली को फ्रीज करना शुरू कर दिया। ये देखकर गोली घबरा चुका था, वो जानता था कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से मारा जा सकता है और उसके पास खाने की भी कमी होगी, इसलिए उसने वक्त रहते फौरन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकालकर उसका इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे डिसाइपल्स की वर्टैलिटी और उनके ब्लड को एब्सॉर्ब कर लिया ताकि वो 200 साल तक सरवाइव कर सके। यहाँ गोली किन्मो की समझदारी देखकर समझ गया था कि ये लड़का तो मेरी मदद नहीं करने वाला, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए यहाँ पर फेरी फॉक्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगा। वो कहता है कि लड़के तुम बिला वजह के सिर्फ गैसेस लगा रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं। व्हाइट फॉक्स मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करवाने में मेरी मदद कर दो तो उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। जो सुनकर किन्मो फेरी फॉक्स को बताता है कि इस आदमी की बातों में मत आना। क्या तुम्हें याद नहीं कि शुरू में मेरा मैजिकल स्टाफ इविल थॉट्स की वजह से चमक रहा था और तभी हमें इस आदमी गोली की मदद की आवाज सुनाई थी। जब हम इसके पास पहुंचे तो उसने चमकना बंद कर दिया, क्योंकि तभी आदमी सोच रहा था कि ये हमें बेवकूफ बनाकर हमारी मदद लेकर खुद को आजाद करवा लेगा। और जब इसे लगा कि ये अपने मकसद में कामयाब होने वाला है तो इसकी इविल थॉट्स दोबारा से वापस आ गई, जिसकी वजह से मेरा मैजिकल स्टाफ भी दोबारा चमकने लगा था। यानी कि अगर सीधा सीधा कहूँ तो इसका यही प्लान है कि एक बार जब हम इसको आजाद करा दे तो ये सबसे पहले हम दोनों की जान ले लेगा। अब चूंकि यहाँ पर गोली का सारा की सारा प्लान रिवील हो चुका था, इसलिए वो इविल्स की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किन्मो का मैजिकल स्टाफ और भी ज्यादा इविल थॉट्स को महसूस कर पा रहा था। ऊपर से हम देखते हैं कि गोली यहाँ पर अपने फॉरबिडन फ्लैग की एनर्जी इकट्ठा करते हुए कह रहा था कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि बेशक तुम्हें मेरा प्लान समझ आ गया तो तुम यहाँ से जिंदा निकल कर चले जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर एक बार जो भी शिकार इंटर हो जाए मैं उसे कभी भी जिंदा जाने नहीं देता, यानी कि तुम दोनों भी मरोगे। जो सुनकर किन्मो यहाँ फेरी फॉक्स को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ गोली ने अपने फॉरबिडन फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से इन दोनों को जकड़ लिया, जिस दौरान किन्मो से अपना मैजिकल स्टाफ और साथ ही साथ ये पिन स्वॉर्ड नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोली यहाँ पर अपने फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। जो सब देखकर दूसरी तरफ किन्मो गोली से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं कि अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम भी कभी आजाद नहीं हो पाओगे। जिस पर गोली जोर जोर से हंसते हुए जवाब देकर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम दोनों मेरी मदद नहीं करना चाहते, एटलीस्ट तुम दोनों के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करके अगले 100 साल तक मैं यहाँ पर सरवाइव तो कर सकता हूँ। 100 साल काफी लंबा अरसा होता है, 100 साल में यकीनन कोई ना कोई दूसरा शिकार यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद मैं उसे बेवकूफ बनाते हुए खुद को आजाद करवाने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर किन्मो तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसकी बॉडी से ब्लड एसेंस निकलने की वजह से वो धीरे धीरे एक स्केलेटन में कन्वर्ट होता जा रहा है। साथ ही साथ किन्मो को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन वो खुद को आजाद करवाने के लिए कुछ न कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था।
अचानक से उसकी नजर अपनी यीपिन सोर्ड पर पड़ गई, जो देखकर किन्मो यहाँ पर गुली से कहता है कि ख्वाब देखना बंद करो, मैं ओवरलोड बॉडी के साथ पैदा हुआ हूँ, मुझे तुम जैसा कोई कमजोर वॉरियर नहीं हरा सकता। ये कहती है किन्मो ने अपनी 2 उंगलियों के सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से यीपिन सोर्ड को कंट्रोल करते हुए यहाँ गुली के फॉरबिडन फ्लैग पर हमला करते हुए उसे फर्नेस से तोड़ दिया, जो बात तो गुली ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। यहाँ उसके फॉरबिडन फ्लैग की टूटने की वजह से किन्मो और फेरी फॉक्स दोनों ही आजाद होकर नीचे गिर जाते हैं। साथ ही साथ दोनों की वाइटैलिटी और ब्लड एसेंस भी वापस से रिकवर हो चुके थे, जो देखकर किन्मो बिना कोई सेकंड जाया करते हुए फर्नेस से व्हाइट फेरी फॉक्स को लेकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन ये देखकर गुली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि किन्मो तुम मेरे जंगल से बचकर नहीं जा सकते, और ये कहते उसने फर्नेस से एक पाम अटैक रेडी करते हुए किन्मो पर हमला कर दिया। जिस पाम अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ किन्मो भी अपनी 9 ड्रैगन विंड कंट्रोलिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फर्नेस से उस पर हमला कर देता है। जिस टेक्निक के अंदर थंडर एलिमेंट की एनर्जी तो उसी ड्रैगन क्वीन की थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बीट दोबारा से एक्टिवेट हो गया, जो कि सीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए गुली के उस बाहर वाले हाथ को भी फ्रीज कर देता है। साथ ही साथ वो पाम अटैक भी फ्रीज होकर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, जो देखकर किन्मो फौरन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकलकर बाहर भाग गया। पीछे की तरफ गुली जोर जोर से आवाजें देते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, बदमाश लड़के, अगर तुम यहाँ से चले गए और इस तरह से मुझे इग्नोर कर दिया तो एक दिन जब मैं आजाद हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन किन्मो को उसकी धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो व्हाइट फेरी फॉक्स को लेकर जितना जल्दी हो सके उस ड्रैगन टेंपल से निकलकर बाहर आ जाता है। जहाँ बाहर आते हुए तो व्हाइट फेरी फॉक्स किन्मो की तारीफें करते हुए कह रही थी कि यार तुम तो कमाल के हो, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं, तुम्हारी कल्टीवेशन भी अच्छी है और साथ ही साथ तुम बहुत ज्यादा समझदार भी हो, वरना अब तक तो वो बुढ़ाऊ हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जान ले चुका होता। जो सुनकर किन्मो व्हाइट फेरी फॉक्स को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ग्रैंडपास हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते रहते थे, इसलिए मुझे समझ आ जाता है कि कौन कब मुझसे झूठ बोल रहा है, सिवाय ग्रैनी सी के, जिनका झूठ मैं कभी नहीं पकड़ सकता। आज के दिन भी उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया, जिसकी वजह से मेरी उस ड्रैगन हैंड से पिटाई हो चुकी थी। जो सारी बातें अभी किन्मो यहाँ पर व्हाइट फेरी फॉक्स से कह ही रहा था कि तभी अचानक सामने से ग्रैनी सी की आवाज सुनाई दी, जो कि किन्मो से कह रही थी कि अब तुम अपनी ग्रैनी सी की इस तरह से बुराइयां करोगे। दूसरी तरफ किन्मो भी अपनी ग्रैनी सी को सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए फौरन से भागकर उनके पास आ गया, जहाँ किन्मो ग्रैनी सी को अपनी न्यू तलवार दिखाते हुए बताता है कि ग्रैनी सी देखो मुझे ये न्यू यीपिन सोर्ड मिली, आप प्लीज देखकर बताइए कि क्या ये मेरे मैजिकल स्टाफ से भी ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर ग्रैनी सी ने उस यीपिन सोर्ड को गौर से देखना शुरू कर दिया और वो किन्मो को बताती है कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन तुम्हारे ये दोनों ही मैजिकल ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती है। लगता है कि तुम्हें तुम्हारी ये न्यू तलवार इस व्हाइट फेरी फॉक्स की वजह से मिली, इसलिए मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिसे शुक्रिया के तौर पर ग्रैनी सी एक बुक प्रोवाइड कर रही थी। इस बुक में एक कल्टीवेशन मेथड थी जिसका इस्तेमाल करते हुए व्हाइट फेरी फॉक्स खुद को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट फेरी फॉक्स उस अजीब सी बुक को देखकर मना करते हुए कहती है कि नहीं मुझे पढ़ने नहीं आता, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ग्रैनी सी भी फेरी फॉक्स की ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी इस टेक्निक को मास्टर करना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि अगर इसमें छोटी सी भी गलती हो गई तो तुम्हारा तंदूरी चिकन बन जाएगा। ये बात सुनकर तो फेरी फॉक्स घबरा चुकी थी और वो डर के मारे फौरन नीचे की तरफ आते हुए कहती है कि किन्मो तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारी ग्रैनी सी वाकई में काफी ज्यादा खौफनाक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ एल्डर विलेज पर आ जाता है, जहाँ जब किन्मो अपने ग्रैनी सी के साथ वापस आ रहा था तो वो देखता है कि उनके विलेज के सामने तो कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये 2 दिन में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स यहाँ पर कैसे बन गए, जिन बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत बड़ा होली मास्टर लिखा हुआ था। यहाँ किन्मो तो अभी भी काफी सारा हैरान दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्रैनी सी के हाथ ठंडे होने लगे। किन्मो ये देखकर हैरान होते हुए ग्रैनी सी से सवाल करके पूछता है कि ग्रैनी सी आखिर आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? लेकिन ग्रैनी सी तो उससे कोई भी जवाब नहीं देती, बल्कि वो किन्मो को पकड़कर यहाँ अपनी विलेज की तरफ बढ़ने लगी। जहाँ आती अचानक से उस मास्क वाले आदमी ने तो ग्रैनी सी की एनर्जी को महसूस कर लिया था और वो कहता है कि सी यू तुम अपने एंसेस्टर को देखकर उन्हें ग्रीट नहीं करोगी। जो सुनकर ग्रैनी सी फौरन से उस मास्क वाले आदमी की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि सी यू अपने एंसेस्टर को ग्रीट करती है। दूसरी तरफ किन्मो ये सब होता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि सी यू मैंने पहली दफा ग्रैनी सी का पूरा नाम सुना, लेकिन आखिर ये लोग है कौन? तभी अचानक ग्रैंडपा मास्क बताता है कि ये लोग पिछले 2 दिन से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। साथ ही ये कह रहे हैं कि जब तक ये लोग तुमसे मुलाकात ना कर ले ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। जो सुनकर ग्रैनी सी भी एक लंबी सांस लेती है। तभी अचानक दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि वो मास्क वाला आदमी असल में डीमन कल्ट का लीडर है, जो कि अपने मास्क को उतारते हुए कह रहा था कि 40 साल पहले हमारे प्रीवियस लीडर की हत्या हो गई थी, उसके बाद से मैं इस पोजीशन को संभालता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका, इसलिए मुझे अपने डीमन कल्ट के लिए किसी न्यू लीडर की तलाश है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सीयू तुम हो। ये सुनकर ग्रैनी सी धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ किन्मो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये आदमी मेरी ग्रैनी सी का एंसेस्टर है, लेकिन
शक्ल से देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी सी को इसका एंसेस्टर होना चाहिए। अभी अचानक दूसरी तरफ विलेज चीफ भी यहाँ पर उस लीडर से सवाल करते हुए कहता है कि एक ऐसी औरत जिसने तुम्हारे प्रीवियस लीडर की जान ले ली थी और साथ ही साथ वो तुम्हारे ग्रिम वॉर को लेकर निकल गई थी, तो आखिर वो न्यू लीडर बनने की काबिल कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ग्रैनी सी को मारकर उससे बदला लेना चाहते हो? जो सुनकर सामने मौजूद वो मास्क वाला आदमी जवाब देते हुए कहता है कि एक ऐसा इंसान जिसने हमारे लीडर को जान से मार डाला और साथ ही साथ हमारी होली बुक भी चुरा ली, मुझे लगता है कि वो हमारे प्रीवियस लीडर से ज्यादा केपेबल था, इसी वजह से वो ये सब करने में कामयाब हो पाया और वो अगला लीडर बनने के काबिल है। इसलिए मैं ग्रैनी सी को अगले लीडर के तौर पर सपोर्ट करता हूँ। जो सुनकर किन्मो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ऐसा भी होता है? इवन की ग्रैंडपा क्यूसी भी फन से यहाँ ग्रैनी सी के पास आकर उससे मजाक करते हुए कहते हैं कि ये तो मजा आ गया, देखो तो सही, तुम जैसी बुढ़ाऊ भी पूरे के पूरे डीमन कल्ट की लीडर बन जाएगी, कितना मजा आएगा। लेकिन ग्रैनी सी ग्रैंडपा क्यूसी को धिक्का मारते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो। दूसरी तरफ वही लीडर यहाँ पर ग्रैनी सी से कहता है कि अगर तुमने मेरी इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज किया और हमारे साथ वापस डीमन कल्ट को ज्वाइन करने से मना करती हो, तो इसका मतलब कि हमारे प्रीवियस लीडर को एक आउटसाइडर ने जान से मारा होगा, जो बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और खून का बदला सिर्फ खून ही हो सकता है, यानी कि हमें तुम्हारी जान लेनी होगी। जो सुनकर तो किन्मो परेशान हो गया कि ये लोग मेरी ग्रैनी सी को मारना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विलेज चीफ को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो अपने साथियों के साथ तैयार होते हुए कहता है कि अगर तुम लोग ग्रैनी सी को बिना उसकी मर्जी के यहाँ से लेकर जाना चाहती हो तो ये कभी नहीं होने वाला। जो सुनकर सामने की तरफ मौजूद वो लीडर भी कहता है कि ब्रदर टाओ, तुम हमेशा से काफी जिद्दी थे, लेकिन ये हमारे पूरे के पूरे होली डीमन कल्ट का मसला है, इसलिए हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। जो कहती है हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उन्होंने अपने होली डीमन कल्ट के सारे वॉरियर्स को एक साथ यहाँ पर टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ये लोग एक बहुत बड़े टेलीपोर्टेशन बैनर का इस्तेमाल कर रहे थे। किन्मो तो ये देखकर हैरान हो गया कि अचानक से यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे आ गए, जिस पर वाइस चीफ किन्मो को बताता है कि डीमन कल्ट के पास ये टेलीपोर्टेशन बैनर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लोग एक साथ 10,000 वॉरियर्स को यहाँ पर ले आए। अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि यानकिंग किंगडम पूरी तरीके से डीमन कल्ट को खत्म क्यों करना चाहता है। इवन की दूसरी तरफ विलेज चीफ भी अपने सामने मौजूद इतनी बड़ी आर्मी को देखकर भी घबराता नहीं, बल्कि वो उस लीडर से कह रहा था कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि हम लोग पास में भी कई सारी बड़ी आर्मी से टकराए हुए हैं। अगर हम लोगों ने आपस में जंग लड़ी तो यहाँ पर काफी सारी लाशें गिरेगी, जिस मौके का फायदा यानकिंग किंगडम की आर्मी भी उठा सकती है और इसके बाद डीमन कल्ट का पूरी तरीके से सफाया हो सकता है। लेकिन सामने की तरफ मौजूद दूसरी तरफ डीमन कल्ट का वो लीडर भी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो अपने मास्क को पहनते हुए कहता है कि अगर एक बार मैं यहाँ से वापस पलट गया तो तब भी डीमन कल्ट ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम लोगों को हमारी ग्रिम वॉर कोड बुक वापस चाहिए। जिस खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।